नमस्कार दोस्तों, मैं राम सर आपका स्वागत करता हूं आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस पर। आज के दिन हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के भौतिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग अपना प्रारंभ करते हैं और इसमें हम लोग थोड़ा नोट्स भी करेंगे कि किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि मैग्नेटिक्स से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन में आए हुए हैं, तो थोड़ा मैग्नेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, मैग्नेट पे आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, पहला ये देखिए कि एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 5 एम्पियर है। प्रत्यावर्ती धारा कैसे होती है? देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का जो मोमेंट होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसे ऐसे ट्रेवल करती है, गति करती है। ठीक है, इसकी आवृत्ति 60 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज। यानी एफ जो गिवन है, पहले क्वेश्चंस को करने का पैटर्न क्या होता है कि जो जो दिया होता है उसको नोट कर लेते हैं। यानी धारा का जो शिखर मान है आई नॉट या आई कह सकते हैं, ये हमको दिया है 5 एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर। और जो आवृत्ति है, आवृत्ति यानी एफ फ्रीक्वेंसी, एफ इक्वल टू हमको दिया हुआ है 60 हर्ट्ज। ठीक है, और बोल रहा है कि शून्य से होकर धारा का शिखर मान, शून्य से होकर धारा का शिखर मान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। यानी यहाँ से लेके धारा का शिखर मान यही है, ये टॉप पॉइंट, यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ से यहाँ तक पूरा टाइम, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगेगा वो कैलकुलेट करना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले ये पूरा जो टाइम होता है वो टी टाइम होता है, ठीक, टाइम पीरियड होता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम पीरियड होता है वो टी हाफ होता है, टी/2 होता है। ठीक है, टी/2 होता है। और यहाँ से यहाँ तक भाई उसका भी आधा हो जाएगा, यानी टी/4 हो जाएगा। ये टाइम पीरियड हो जाएगा टी/4। ठीक है, तो हमको टी/4 कैलकुलेट करना है। तो पहले टी कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसके बाद टी/4 भी निकाल लेंगे। तो टी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? टाइम निकालने के लिए टी इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, टी इक्वल टू 1/f, मतलब जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है, व्युत्क्रम होता है। मान रखते हैं इस पर, तो टी इक्वल टू 1/f, एफ की वैल्यू कितनी है? 60 हर्ट्ज, 60 रख दिया ये। ठीक है, ये टाइम पीरियड आ गया। अब ये टाइम पीरियड 60 हर्ट्ज वो पूरा यहाँ से यहाँ तक चलने में बोल रहा है कि 0 से शिखर मान तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो टी/4 लग रहा है, तो इसका टी/4 करेंगे। ठीक है, इसका टी/4 करेंगे तो टी/4 इक्वल टू, वही इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 1/60, 1/60 इंटू 1/4। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 4×6 = 24, यानी कि ये आपका आ जाएगा 1/240। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, 1/240 सेकेंड। ठीक, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, देखिए कि ए क्षेत्रफल वाले एक धारावाही वृत्ताकार लूप वाई जेड तल पर रखा गया है। मतलब जैसा कि ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये वृत्ताकार लूप है, मतलब ये वाई जेड पे तल पे रखा गया है। ठीक, जब वाई चुंबकीय क्षेत्र बी इक्वल टू वैक्टर बी इक्वल टू 20 J लगाया जाता है, तो लूप पर लगने वाला टॉर्क की गणना करनी है। टॉर्क कितना फाइंड, वो टॉर्क हमको बताना है। तो टॉर्क के रिलेशन में फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क टाउ होता है, टाउ इक्वल टू वैक्टर एम, वेक्टर एम, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये वेक्टर एम, ठीक है, क्रॉस वेक्टर बी होता है। ओके, वेक्टर बी ये होता है। ठीक, तो सबसे पहले, और एम का क्या फॉर्मूला होता है? तो वेक्टर एम इक्वल टू होता है आई इंटू ए, और जो ए होता है वो क्षेत्रफल एरिया सदिश होता है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में होता है, यानी ये किस फॉर्म में होता है? एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? देखिए, तो देखिए प्लेन जो है वाई जेड तल में है, ये वाई तल, ठीक है, और ये जेड तल है। ठीक है, अब वाई और जेड तल में है, तो जो उसका एरिया होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, उसके लंबवत जेड तल होता है, एक्स तल होगा। ठीक है, तो यानी एक्स डायरेक्शन में होगा, तो इसको आई कैप के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, यानी जहाँ पे ए होगा, वेक्टर ए, उसको हम लोग लेंगे ए आई। ठीक है, ए आई कैप। ओके, तो ए आई कैप पुटअप करेंगे, सबकी वैल्यू पुटअप करते हैं। तो टार्क टाउ इक्वल टू वेक्टर एम, एम की वैल्यू ए, आई ए रखेंगे, ए की वैल्यू आई कैप रखेंगे। ठीक है, तो आई इंटू ए आई कैप, ठीक है, क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू कितना दिया है?
20 जे कैप, तो 20 जे कैप रख दिया, ठीक है, जे कैप ये स्मॉल कैप, ठीक है। अब इसके बाद इसको इंटू सॉल्व करते हैं, तो सिंपल सॉल्व है 20 आई ए, अच्छा ये कैपिटल आई धारा है, करंट है, ठीक है, तो 20 आई ए हो गया, ठीक है। और आई इंटू जे क्या होता है, तो ये आप लोग ने अपना 12th में पढ़ रखा होगा मैथ में कि ये आई होता है, ठीक है, ये जे और ये के, ठीक है, ये जे और ये के, ठीक। अब आई इंटू जे मल्टीप्लाई होता है तो के कैप आता है, तो आई क्रॉस जे का मल्टीप्लाई होगा तो के कैप आएगा, ठीक है, तो ये के कैप, यानी ऑप्शन नंबर देख लेते हैं 20 आई ए के कैप कौन सा है, 20 आई ए कैप पहला वाला ऑप्शन है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बोल रहा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में द्वितीयक इंद्रधनुष में हम क्या देखते हैं, तो पूछ रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि द्वितीयक इंद्रधनुष में हम लोग क्या देखते हैं, प्राथमिक के कंपैरिजन में द्वितीयक वाले में क्या कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो पहले प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि भाई जब वर्षा होती है, बरसात होती है, तो उसके तुरंत बाद सूर्य की किरणें निकलती हैं, तो हमको इंद्रधनुष देखने के लिए मिलता है, या फिर कहीं और भी आप लोग इंद्रधनुष भी देखे होंगे, भाई बहुत से कॉन्सेप्ट हैं। उसमें इंद्रधनुष का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें जो पहला वाला इंद्रधनुष बनता है, ये वर्षा की कुछ बूंदें होती हैं, उसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के बाद हमको इंद्रधनुष देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, उसका कलर जो होता है बहुत ज़्यादा गाढ़े दिखते रहते हैं, और ठीक जस्ट उसके ऊपर प्रकाश पानी की एक तल बन जाती है जो एक दर्पण की तरह व्यवहार करती है, उसी में उसका प्रतिबिंब दिखता है, ठीक है। प्रतिबिंब दिखता है तो कॉमन सी बात है उसका उल्टा दिखेगा और थोड़ा हल्का दिखेगा, तो ये थोड़ा डार्क होता है, तीव्रता इसमें बहुत ज़्यादा होती है रंगों की, और इसमें तीव्रता थोड़ी कम होती है, ठीक है। और जो रंगों का क्रम होता है वो उल्टा होता है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि तीव्रता द्वितीयक इंद्रधनुष में हमको तीव्रता सबसे कम होती है, ठीक, प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में। तो तीव्रता समान है, इसमें तीव्रता कम है, ठीक, ये वाला तीव्रता समान है, इसमें बोला ये तो गलत है, तीव्रता कम है, ये ऑप्शन बी और 4 लग रहा है। अब इसमें रंगों का क्रम भी देख लेते हैं, तो भाई बोला गया कि रंगों का क्रम क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है, मतलब ऊपर अगर रेड है तो इसमें नीचे रेड होगा, ठीक है। तो भाई रंगों का जो क्रम होता है सदैव उल्टा होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोल रहा है मैच द लिस्ट 1, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड, मतलब बोल रहा है कि 2 लिस्ट दिए हुए हैं, उसमें से दोनों लिस्ट में हमको मैच करना है, सही जोड़ियां मिलानी है, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो प्रतिचुंबक क्या होता है, तो प्रतिचुंबक पहले ये म्यू और म्यू नॉट जो रिलेशन दिया हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये होता है, देखिए पहले म्यू आर होता है, एक म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। और प्रतिचुंबक के कॉन्सेप्ट में, ठीक है, प्रतिचुंबक के कॉन्सेप्ट में जो म्यू आर होता है वो लेस देन 1 होता है, यानी म्यू आर की वैल्यू ये रखेंगे म्यू अपॉन म्यू नॉट, तो म्यू नॉट इधर जाएगा तो म्यू इज लेस देन म्यू नॉट हो जाएगा, यानी पहले वाले का ये तीसरा वाला जाएगा, पहले का ये हो जाएगा, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक चुंबक जिसको बोलते हैं अनुचुंबक, अनुचुंबक के लिए क्या होता है, अनुचुंबक के लिए क्या होता है, तो म्यू आर जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, तो यहाँ पे रखेंगे तो म्यू अपॉन म्यू नॉट हो जाएगा, और उसको इधर भेजेंगे तो म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है, यानी दूसरे वाले का पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। और लौह चुंबक के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटर होता है, बहुत ज़्यादा ग्रेटर देखिए चौथा वाला है, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, और खाली जगह के लिए ये वाला होता है, ठीक है। तो पहले का तीसरा और दूसरे का पहला, ठीक है, चेक कर लेते हैं, पहले का तीसरा ये रहा, दूसरे का पहला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं, ठीक है, ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोग को सारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन हम लोग करा दिए जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यदि m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और n आवेश वाहक की संख्या है, ठीक, और t विश्राम समय टाइम है, ठीक है, तो पदार्थ का प्रतिरोध क्या होगा। इस कॉन्सेप्ट में पदार्थ का प्रतिरोध फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, जिन जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा वही पता होगा, रो प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर इंटू टाउ,
ये होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा लग रहा है, हाँ सी सही है, ठीक है। कैसे आया है ये भी चेक कर लेते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई, 12th में है तो 12th में पढ़ा ही होगा कि आर इक्वल टू रो एम, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है। और 12th में भाई ये भी प्रूफिंग पड़ी होगी, आर इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए, ठीक है। तो इससे कंपेरिजन करते हैं तो रो की वैल्यू ये आ जाती है, ये, ठीक है। रो की वैल्यू देखिए ये आ गई है, क्लियर, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसमें भी सेम क्वेश्चन लिस्ट टाइप में मैच करने के लिए दिया है। देखिए मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, मतलब लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है, ठीक है। तो पहला देखिए ये लाइमन बामर पाशंस रेडी से दिया होगा, ये सेकंड पार्ट से बुक से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग को बता कि भाई लाइमन के लिए क्या होता है और लाइमन बामर, ठीक है। लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट, ठीक, फोन ये होता है। तो सबसे पहले लाइमन के लिए जो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है तरंग दैर्ध्य के लिए, 1/λ इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1/n² n1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। तो लाइमन के लिए n1 की जो वैल्यू होती है, n1 इक्वल टू लाइमन के लिए n1 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। बामर के लिए n1 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, पाशन के लिए 3, इसके लिए 4 और फुंड के लिए 5 होती है, ठीक है। तो यही मैच करना है कि n1 की वैल्यू 1 रखी गई है कि नहीं रखी गई है, ठीक है। तो लाइमन भाई लाइमन से रेडी है, इसके लिए लाइमन के लिए n1 की वैल्यू देखिए ये 1 रखी गई है। तो यहाँ पे पहले का जो हो जाएगा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, पहले वाले का ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। और पाश्चन भाई, पाश्चन मैंने बताया लाइमन बामर पाश्चन के लिए 3 होता है, तो इसके लिए 3n की वैल्यू यानी लास्ट हो जाएगा, दूसरे वाले का ये लास्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट के लिए भाई n की वैल्यू 4 होती है, तो 4 कौन सी, ये रही, ठीक, सी वाली ये रहेगी। लास्ट वाले के लिए जो बची है भाई ऊपर वाली हो जाएगी 5 पाश्चन, ठीक है। तो पहले का दूसरा, फर्स्ट का सेकंड ये रहा, ठीक है। यही सब में मैच कर रहा है। देखिए बी का जो है 4 है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग ने पढ़ा होगा ऑलरेडी 12th में, लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फुंड, ठीक है, ये होता है। तो इसमें n1 n2 की वैल्यू, n1 की वैल्यू दी रहती है 1 2 3 4 लाइन से क्रम से होती है, ये हो जाएगा, ठीक। ओके क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कर दिया जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य की तुलना में निम्नलिखित में से की जा सकती है। मतलब इसमें किस रे या किस तरंग की तुलना इससे की जा सकती है। अगर इसको 100 वोल्ट के त्वरित कर दिया जाए एक इलेक्ट्रॉन को, तो वो कितने कौन सी किरण के लगभग इक्वल गति करने लगेगा या मूव करने लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग ने भाई पढ़ा होगा, आप लोग ने हेनरी कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला कि लैम्डा इक्वल टू तरंग दैर्ध्य इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट में 2 e m v, ठीक है। e इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, e पता है इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। और m जो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम 9.1 होता है, 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है, kg। और v जो होता है, v वोल्टेज है, विभवांतर जो कि 100 दे रखा है, ठीक है। और हेनरी कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻, ठीक है। ये हम सारी वैल्यू रखेंगे, पुटअप करेंगे तो लगभग इसकी वैल्यू आती है 1.22 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। इसको नैनोमीटर या नैनो सेकेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके वेवलेंथ के इक्वल होता है, तो एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है वो 10⁻⁹ से 10⁻⁻10 तक होता है, ठीक है। तो ये आपका इससे मैच कर रहा है, तो यानी ये तीसरा ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, एक्सरे, ठीक है। 7 क्वेश्चन का एक्सरे हो जाएगा, ये एक्सरे के लगभग इक्वल त्वरित करेगा यानी मूव करेगा, गति करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व भी किया जाएगा काफ़ी। ये थोड़ा लॉन्ग था, कैलकुलेशन था, आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, सारी वैल्यू रख कर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए बोल रहा है कि एकल स्टील के विवर्तन पैटर्न में एक केंद्रीय बैंड होता है जो, मतलब बोल रहा है कि भाई विवर्तन आप लोग ने पढ़ा होगा, विवर्तन क्या था कि एक स्रोत हुआ करता था, एक छिद्र से पास किया जाता था, है ना, और ये प्रकाश की तरंगे जो होती थी, प्रकाश की किरणें ऐसे ऐसे निकलती थी, मूव करती थी, ठीक। और ये
पर्दे पे प्राप्त करते थे, ठीक, ये पर्दा, ठीक, इस पे आती थी प्रकाश की किरणें, तो यहाँ पे एकदम डार्क आती थी, तीव्र आती थी, इसके बाद धीरे 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 उज्ज्वल, फिर अंधेरा बैंड, उज्ज्वल अंधेरा बैंड, उज्ज्वल अंधेरा बैंड, ऐसे ऐसे करते 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 ये आता रहता था, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं भाई कि यहाँ पे तीव्रता सबसे अधिक होती थी, बढ़ती थी, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है व्यापक चमकीला, तीव्रता घटती वैकल्पिक अंधेरे के साथ उज्ज्वल बैंड के साथ होता था, ये तो ठीक है, ये जो व्यापक चमकीला था वो घटता तीव्रता नहीं था, ठीक है। समान तीव्रता बोल रहा है, ये भी नहीं है। समान तीव्रता ये तो बिल्कुल नहीं है। बढ़ती तीव्रता, हाँ, तीव्रता बढ़ती थी यहाँ पे, फिर इसके बाद धीरे धीरे वैकल्पिक ऊर्जा अंधेरा बैंड बढ़ते घटते रहता था। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बोल रहा है कि त्रिज्या आर का एक गोलाकार चालक समान रूप से आवेशित है, मतलब कि एक गोला चालक है, समान रूप से इसकी रेडियस जो है, त्रिज्या जो है आर है, ठीक। ये सब जगह से प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज भी ले सकते हैं, ठीक, समान रूप से आवेशित है, ठीक है। और वो सरफेस पे है, ठीक, समान रूप से आवेशित है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिस वही पृष्ठीय आवेश घनत्व सरफेस पे दिया गया है। केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी सेंटर पे, यहाँ पे ई की वैल्यू फाइंड करनी है। ई इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो अब भाई क्यू की वैल्यू अगर सेंटर पे देखा जाए तो उसके सरफेस पे आवेश है, ठीक, सरफेस पे आवेश है, सेंटर पे कोई आवेश नहीं है, यानी सेंटर पे क्यू इक्वल टू क्या है भाई, सेंटर पे क्यू इक्वल टू है 0। जब सेंटर पे क्यू 0 है, आवेश कुछ नहीं है, तो इस पर पुटअप करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू भी 0 ही आएगी, यानी उस पर कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी, ठीक है, यानी 0, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 0 इज ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, बहुत मेहनत नहीं करनी है। इलेक्ट्रिक से क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। स्थिर विद्युतीय जो क्वेश्चन है उससे चैप्टर है, ये उस चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये आपका कैपेसिटर से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक समांतर प्लेट संधारित जिसके प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी एरिया दे रखा है भाई, जो जो गिवन है उसको नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद सॉल्व करेंगे। ए गिवन, ए इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। इसको मीटर में पहले कन्वर्ट कर देते हैं, तो मीटर में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 आएगा, उसके पावर -2, स्क्वायर करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो एरिया हमारा हो जाएगा ए इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, ओके। अब ए की वैल्यू अगर सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो 100 इंटू 10⁻⁴ है, 2 0 और इसमें ऐड होगा, तो ऐड होगा तो भाई 4 माइनस का प्लस का 2 होगा तो माइनस का 2 आएगा, यानी 10⁻⁻2 मीटर, ओके। ये एरिया हो गया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या देखते क्या दिया है, प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है, डिस्टेंस जिसको कहते हैं 1 मिलीमीटर है, डी इज इक्वल टू 1 mm, ठीक, 1 mm। तो इसको मीटर में भी इसको कन्वर्ट करेंगे तो ए डी इज इक्वल टू मिलीमीटर को चेंज करना मीटर में, 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ओके। उसके बाद इसके बीच का बैटरी वी से जोड़ा गया है, वी इज इक्वल टू 120 वोल्ट, ठीक है, ये दिया हुआ है। और इसका के परिवर्तनांक है वो फाइंड करना है, के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओके। परिवर्तनांक माध्यम से भरा है, संधारित्र की संग्रहित आवेश 0.12 माइक्रोकुलाम है, ठीक है। तो ये Q इज इक्वल टू 0.12 माइक्रोकुलाम ये है, इसको भी 10⁻⁻6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन सभी के कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, तो इन सब के कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि C इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग को पता है भाई, क्या होता है कि एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू के डिवाइड बाई के पराविद्युतांक है, ठीक है, डिवाइड बाई डी, ठीक। और सी के एक और फॉर्मूला होता है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगी क्यू अपॉन वी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू के डिवाइड बाई डी, ठीक। सारी वैल्यू पुटअप करके ये के की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ठीक है। के की वैल्यू निकालते हैं, चलिए देखें, ठीक, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे इजीली सारा आ जाएगा, ठीक है।
तो हम लोग चलिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं पूरा, ठीक है। आइए करते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो सी अपन यानी क्यू अपन भी हो जाएगा। क्यू की वैल्यू कितनी दी रखी है, क्यू की वैल्यू हमारा 0.12 माइक्रोकुलाम 10⁻⁻6 हो जाएगा, ओके। डिवाइड बाई वी की वैल्यू कितनी देखिए, वी की 120 है ना, 120 वोल्ट। इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। ए की वैल्यू दी है, सबकी वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे। पूरा सोल्यूशन करने के बाद हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा, 11.3 इस करेक्ट ऑप्शन। आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बोल रहा है कि एक आदर्श डायोड वीडी के लिए डायोड में देखने वाला वोल्टेज क्या होगा। जो आदर्श वोल्टेज है, आदर्श डायोड है, तो आदर्श डायोड के लिए नेगेटिव जो होता है वो नहीं होता है, यानी ये वाला और केवल ये वाला देखने के लिए मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 2 जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि दूरबीन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 12 दूरबीन के बारे में कथन पढ़ें। कुछ कथन दिए गए हैं दूरबीन के बारे में, उसको पढ़ना है। पहला कथन क्या है भाई, ए दूरबीन का उपयोग पास की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। पास की वस्तु को तो हम लोग देखने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा वस्तु देखने, छोटी वस्तु को बड़ा देखने के लिए, दूरबीन का नहीं। दूरबीन के अंतिम छवि छोटी होती है, नहीं भाई, दूरबीन की अंतिम छवि जो है तो छोटी नहीं होती जाती है, वो तो छोटी रहती है, बड़ी दिखती है थोड़ी, ठीक है। सी वाला जो ऑप्शन है देखिए, दूरबीन के ऑब्जेक्ट लेंस के एपर्चर बड़ा होता है, मतलब जो लेंस दूरबीन का जो ऑब्जेक्ट लेंस होता है वो एपर्चर का बड़ा होता है। जी हाँ, ये सही है। दूरबीन के ऑब्जेक्ट लेंस के फोकल लंबाई बड़ी होती है। दूरबीन का जो ऑब्जेक्ट लेंस की फोकल लंबाई जो होती है काफ़ी बड़ी, तो ऑब्जेक्ट मतलब कि वस्तु को देखने वाली, और ठीक है, ये जो होता है बड़ा होता है, उसकी फोकल लंबाई भी बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि देखिए ये दूरबीन है, ऐसा दो होते हैं, ठीक है, तो ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, इसके बीच की जो डिस्टेंस फोकल लंबाई, इसकी भाई लेंस बड़ा है तो फोकल लंबाई भी बड़ी होगी, तो फोकल लंबाई भी बड़ी होती है, यानी ये भी सही है, ठीक है। दूरबीन नेत्र लेंस का एपर्चर यानी ये वाला, ठीक है, ऑब्जेक्ट लेंस से छोटा होता है, यानी ये जो होता है इससे छोटा ही होता है, ठीक, ये छोटा होता है, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, यानी तीनों जो है कथन सही बोलेंगे, यानी सी डी ई ऑप्शन से हो जाएगा, सी डी ई, ओनली सी डी ई, थर्ड वाला जो है करेक्ट ऑप्शन है, ओके, ठीक है। ये दूरबीन के बारे में कुछ कथन बोले गए थे, आप लोग भाई दूरबीन देखे होंगे तो उसके बारे में कुछ कथन तो पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, ठीक है। तो टोटल होते हैं 7 प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक, टोटल कितने होते हैं, 7 प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। पहला होता है भाई, सब होते हैं, पहला होता है रेडियो तरंग, ठीक, रेडियो तरंग, ठीक, और दूसरा होता है आपका माइक्रोवेव, ठीक, माइक्रोवेव, ठीक, और चौथा होता है तीसरा आपका अवरक्त होता है, चौथा दृश्य तरंग, अवरक्त दृश्य तरंग, दृश्य तरंग, ठीक है, और पांचवा जो होता है वो परावैंगनिक, ठीक, परावैंगनिक किरण जो सूर्य से निकलती है, ठीक, परावैंगनिक किरण, और छठवां आपका है एक्सरे, और सातवां है गामा रे, ठीक, एक्सरे और गामा रे, ठीक, गामा रे। तो ये होती हैं 7 आपकी किरणें। मैच कर लेते हैं कौन कौन सी भाई किरणें हैं भाई। पहला दिया है माइक्रोवेव, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, ठीक, इसमें पूछा है कौन सा नहीं होती है। एक्सरे ये भी होती है, एक्सरे दो बार दे दिया है, ये थोड़ा गलत हो गया है, बी, ये जो सी है इसको हम लोग सी कर लेंगे, इसको हम लोग सी कर लेंगे, ठीक है,
ठीक है। इसको सी हम लोग कर देंगे, इसको कट करके सी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको डी कर लेते हैं, ठीक। तो ये अपना डी ऑप्शन है भाई। ये भी एक्सरे भी होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग, गामा किरण में बीटा रे जो होती है वो हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होती है, यानी ओनली सी, 3 वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ठीक है। ये आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं कि एक्सरे 7 प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। एक्सरे, माइक्रोवेव, अवरक्त, दृश्य तरंगे, परावैगनी किरणें, ठीक है, एक्सरे, गामा रे, ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, ठीक है। ओके, नोट कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अगर छोटा याद करना चाहते हैं तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 100 माइक्रोफेरेड धारिता वाला एक संधारित्र है, इसमें 50 ओम, ये गलती से हो गया, इसको ओम बना लेंगे, ठीक है, 50 ओम प्रतिरोध और 0.5 हेनरी प्रेरकत्व वाले एक कुंडली को 110 वोल्टेज तथा 50 हर्ट्ज एसी स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो IRMS का मान क्या होगा? तो देखिए भाई, IRMS यानी इसका जो मान होता है वो होता है V/Z, ठीक। और जो Z की वैल्यू होती है, Z इक्वल टू अंडर में R² माइनस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पहले ये कैलकुलेट करेंगे, फिर ये कैलकुलेट रखेंगे, अंडर से स्क्वायर मान निकालेंगे, फिर इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका जो मान होता है XL इक्वल टू होता है, सारी डेटा दे रखी है, देखिए ये माइक्रोफेरेड C इक्वल टू दे रखा है, तो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या होता है, XL इक्वल टू 2πf इंटू L, ठीक। और XC इक्वल टू क्या होता है, 1/2πf इंटू C, ठीक है। ये पूरा होता है। C की वैल्यू ये देखिए ये दे रखा है, C की वैल्यू है, ठीक है, और ये R की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और ये L की वैल्यू दे रखी है, और F फ्रिक्वेंसी, ये F की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये F है, ओके, ये R है, ओके, और ये C है, और ये L है, ठीक, और ये विभवांतर V है। इससे हम लोग Z का मान पहले सॉल्व करके निकाल लेंगे। Z का मान निकालने के बाद यहाँ पे रखेंगे V/Z, सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करने पे मैंने सॉल्व किया था, ये आया था, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन, लेंदी कैलकुलेशन है, आप लोग करिएगा, ठीक है। ये आया था जो IRMS की वैल्यू आई थी, IRMS मैंने कैलकुलेटर था 0.82, ठीक है, इतना एम्पियर। तो ये 3 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 0.82 ऑप्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भाई, उसी टाइप की नहीं, ये नया क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। 15 क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 0.5 मीटर लंबाई वाला एक परिनालिका की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये लेंथ दे रखा है। परिनालिका एक ऐसी परिनालिका ये होती है, ठीक है, ऐसा, इस पर बहुत सारे तार के फेरे ऐसे ऐसे लपेटे गए होते हैं, ठीक है, और उसमें 500 फेरे लपेटे गए हैं। कितने? टोटल 500 फेरे लपेटे गए हैं, ठीक है। N की वैल्यू दे रखी है, ये N इक्वल टू, ठीक, और ये जो है ये इसका L दे रखा है, ठीक। इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ए भाई I हो गया, ये एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका के अंदर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र अर्थात बी कैलकुलेट करना है। बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू, भाई हम लोग जानते हैं, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन स्मॉल एन, सॉरी, म्यू नॉट इंटू एन, ठीक, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई होता है, म्यू नॉट एन आई होता है। जो एन की वैल्यू होती है वो कैपिटल एन डिवाइड बाई एल होती है। कैपिटल एन जो होता है ये फेरों की संख्या होती है, एल जो होता है इसकी लंबाई होती है परिनालिका की, ठीक है। तो इसमें इसको पुटअप करेंगे तो एन की वैल्यू यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं, एन की वैल्यू 500, ठीक है, डिवाइड बाई एल की वैल्यू 0.5, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 बढ़ जाएगा, यानी 5000 हो जाएगा। तो 5000 डिवाइड बाई 5 हो गया, 5 से मैंने इसको कट कर दिया तो 1000 हो गया, ठीक है। तो n की वैल्यू 1000 आएगी। तो b इक्वल टू ये म्यू नॉट, ठीक, इंटू 1000, ओके, इंटू आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो म्यू नॉट की वैल्यू आप लोग को पता होता है, म्यू नॉट अपॉन 4π इक्वल टू होता है 10⁻⁻7। तो इसको इधर भेजेंगे तो म्यू नॉट इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। तो b इक्वल टू 4 इंटू 4π, ठीक है, इंटू 10⁻⁻7
इंटू 1000 इंटू 5, ठीक है। ये इससे गुणा कर देंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, तो 20 इक्वल टू 20, ठीक है। और 10⁻⁻7 है, इसको 3 जीरो माइनस कर देंगे, पाई की वैल्यू 3.14 रख लेते हैं, 3.14 इंटू, इसको इससे माइनस करेंगे 10⁻3 जीरो माइनस हो जाएगा 7 में से, तो 4 बचेगा, ठीक है। एक जीरो यहाँ पे है ही, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 3 दूना 4 दूना के 8, 2 1 कम 2 6, यानी ये आंसर आएगा 6, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 इंटू 10⁻⁻4 है, और एक जीरो ऐड हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 10⁻⁻3 टेस्ला, ठीक है। ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 6.28 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। ओके, आप समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। और कुछ होगी गड़बड़ी या आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेंगे, और कुछ होगा तो क्वेश्चंस आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि आर प्रतिरोध का एक प्रतिरोधक एक आदर्श बैटरी से जोड़ दिया। आदर्श बैटरी में वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, ठीक। आर बोल रहा है वोल्टेज कांस्टेंट हो जाए, तो यदि आर का मान घटा दिया जाए तो प्रतिरोधक में व्यय होने वाली शक्ति क्या होगी, यानी पी के बारे में पूछ रहा है। तो पहले पी वी आर में क्या रिलेशन होता है ये देख लेते हैं, यहाँ से ही पता चल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं क्या है भाई, पी इज इक्वल टू, जानते हैं हम लोग पी इज इक्वल टू v² अपॉन आर, ठीक है। यहाँ से देख रहे हैं भाई पी जो है अगर ये कांस्टेंट हो गया है तो जो पी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, ठीक। इसका मतलब ये है कि अगर आर बढ़ेगा तो पी घटेगा, पावर घटेगी। अगर रेजिस्टेंस घटता है, पावर रेजिस्टेंस घटती है तो पावर बढ़ेगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आर का मान घटता है, यानी आर डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। जब आर डिक्रीज करेगा तो पावर बढ़ेगा, ठीक। तो ये बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। आप समझ में आ रहा होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, बोल रहा है एक गोलाकार चालक खोल एक समान रूप से आवेशित है, ठीक। एक गोलाकार चालक है, ये समान रूप से आवेशित है, गोलाकार चालक लीजिए भाई, समान रूप से आवेशित हो गया ये, ठीक। ओके, कर दिए। अब इसके बाद कुछ वर्ड्स बोले गए हैं इसमें, और उस वर्ड्स को पढ़ने हैं अच्छे से, फिर इसके बाद उसमें से कौन सा ऑप्शन या कौन सा आंसर सही है वो चूज़ करना है, ऑप्शन देना है, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो, ये ऑप्शन जो दिए गए उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये चूज करना हम लोग को, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है भाई ए, खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 हो गया। जैसे खोल के अंदर जो होगा विद्युत क्षेत्र 0 होगा, ई इज इक्वल टू 0, भाई क्यू इसमें 0 है तो ई इज इक्वल टू 0 होगा ही होगा, ठीक है, ठीक। तो ये ई इज इक्वल टू 0 होगा। फिर इसके बाद बोल रहा है खोल के अंदर विभव 0 होगा। खोल के अंदर विभव 0 नहीं होगा भाई, विभव हर जगह पे क्या होता है, हर एक पॉइंट पे विभव v जो होता है वो कांस्टेंट होता है, विभवांतर। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, ये रहेगा ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इसके रेडियस के साथ, ठीक है। तो विभवांतर 0 नहीं होता, विभवांतर होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। खोल के अंदर हर जगह विभव स्थिर रहेगा, ठीक है, हाँ ये सही है, ठीक। पहला ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। खोल के अंदर दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र रैखिक रूप से बढ़ता है। विद्युत क्षेत्र तो भाई कहीं भी इसके अंदर तो 0 ही होगा, इसके बाहर यहाँ पे सरफेस पे आएगा तो ई का कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। अंदर तो 0 ही होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है खोल के अंदर दूरी के साथ, खोल के अंदर 0 ही है, बोल रहा है बढ़ रहा है धीरे धीरे, नहीं 0 ही रहेगा हर पॉइंट पे, ठीक। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या बाहर नहीं, यहाँ पे अंदर जितने भी हैं वो हर जगह वहाँ पे 0 ही होगा ई की वैल्यू, तो बढ़ेगा नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी करेक्ट है, ए सी थर्ड वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बस वर्ड पे दे रखा है, ठीक है, थोड़े से जानकारी होनी चाहिए। बोल रहा है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन दिमाग में ले लो भाई, प्रोटॉन पी चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन ई चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। एक समान रूप से वैद्युत क्षेत्र में रख दिया गया है, एक वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एक समान रूप से वैद्युत क्षेत्र है, इसमें इसको रख दिया गया, ई को, पी को भी रख दिया गया और ई को भी रख दिया गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि उनके त्वरण का परिमाण बराबर होगा। जी नहीं, त्वरण का परिमाण कभी बराबर नहीं होता है इसका, ठीक है। पी का अलग होगा, ई का अलग अलग होगा। उन पर लगने वाले बलों का परिमाण बराबर होगा, हाँ ये हो सकता है। इन पर लगने वाला बल पर परिमाण क्यों बराबर होगा, क्योंकि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है, मतलब कि आवेशों के गुणनफल पे के बराबर होते हैं, उनके चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है कि प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है। फोर्स जो होता है
उनके गुणनफल पे डिपेंड करता है। तो ये सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में है। देखिए, बोल रहा है मॉड्यूलेटर सिग्नल को ट्रांसमिशन के लिए मॉड्यूलेटर के बाद एम्पलीफायर होना चाहिए जो आवश्यक शक्ति को प्रदान करता है। ठीक है, एम्पलीफायर होना चाहिए ये, ठीक, तो एम्पलीफायर होना चाहिए। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर, ये बड़ा इजी क्वेश्चन था 19, फिलिंग द ब्लैंक, भाई थोड़ा सा थ्योरी टाइप में था। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए बहुत इजी आते हैं सर इसमें क्वेश्चंस, बहुत इजी। देखिए ये आपका भाई सेकंड पार्ट से लेंस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं उसमें से दिया गया है। बोल रहा है 20 क्वेश्चन क्या है, एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस जिसकी फोकस लंबाई एफ नॉट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी एफ नॉट 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तथा एक एपीस जिसकी फोकल लंबाई एफ ई 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, दिया हुआ है देखिए, तथा ट्यूब की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। ठीक, यदि अंतिम छवि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी होती है, डी इक्वल टू क्या होता है 25 सेंटीमीटर, डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्या होगा, आवर्धन पूछ रहे भाई, आवर्धन एम होता है मैग्निफिकेशन, एम इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है एल अपॉन एफ नॉट 1 प्लस, ठीक है, एफ ज़ीरो या एफ नॉट बोलते हैं, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई होता है। ओके, ये होता है फॉर्मूला, इस पर हम लोग रख के सॉल्व कर लेंगे। तो मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी रखी, 2 सेंटीमीटर है, 2 डिवाइड बाई एफ नॉट की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। ठीक ठीक, 1 प्लस डी की वैल्यू 25, अभी बताएं भाई न्यूनतम स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है डी फिर 25 सेंटीमीटर होता है। एफ ई की वैल्यू 1 दे रखी, एफ ई की वैल्यू 2 दे रखी है, देखिए एफ ई की वैल्यू 2 है। ठीक है, या 2, तो ये 2 पुटअप कर दिया। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ये रहा 2 अपना। ठीक, इसको सॉल्व करना है तो m इक्वल टू 2 इंटू 1 को हटा देते हैं, इसका एल्शियम लेंगे भाई तो 2 आएगा, 2 प्लस 25। ठीक है, अब इसको ये कट कर सकते हैं, ये कट हो गया। ठीक है, तो ये 25 जी 2 कट गया 1 टाइम्स में। अभी 2 प्लस 25 कितना होगा 27 बाई 1, यानी m की वैल्यू 27 आई, 27, ये ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट अपना ऑप्शन है। ठीक है, ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा भाई। कुछ क्वेश्चंस जो इजी क्वेश्चंस है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़े प्रैक्टिस करने होंगे आप लोग को, फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, एक LCR सर्किट है, परिपथ है, इसमें प्रतिरोध L, प्रेरकत्व L, संधारित्र C है। ठीक, इसमें V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी होता है, ये ओमेगा टी कर लेंगे। ठीक, इससे जुड़ा हुआ है। तो बोल रहा है अनुनाद पर शिखर का धारा मान क्या होगा। तो अनुनाद के लिए क्या होता है, अनुनाद के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो XL होता है वो XC के बराबर हो जाता है, XL XC के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में भाई फॉर्मूला वही वाला हम लोग ने पढ़ा था भी, VRMS शिखर मान, धारा का शिखर मान IRMS, इलेक्ट्रॉनिक से भी क्वेश्चन आए भाई, IRMS इक्वल टू होता है V अपॉन Z। तो Z की वैल्यू पहले फाइंड करनी होगी। ठीक, Z इक्वल टू अंडर रूट में R स्क्वायर माइनस XL माइनस XC, ठीक है, XC का होल स्क्वायर। ठीक, तो XL माइनस XC भाई दोनों इक्वल हो गए, तो जब दोनों इक्वल होंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा। ठीक, ये 0 हो जाएगा, 0 को स्क्वायर करेंगे तो भी 0 होगा, यानी Z इक्वल टू अंडर रूट में R आएगा, R का स्क्वायर, R को बाहर निकालेंगे तो Z इक्वल टू R हो जाएगा। ठीक, यानी R यहाँ पे पुटअप करेंगे तो ये V0 V हो जाएगा, IRMS इक्वल टू V ही रहेगा, अपॉन Z की वैल्यू R रख देंगे तो V अपॉन R या V0 अपॉन R, ये शिखर मान लेते हैं तो। ठीक, तो V0 अपॉन R ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा थ्योरी पे रिलेटेड है। बोल रहा है कि विद्युत शक्ति मीटर में चमकदार धातु डिस्क घूमता रहता है, क्या कारण, किसके कारण घूमता रहता है, तो भंवर धाराओं के कारण घूमता रहता है ये। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र स्वप्रेरक, ये तो उसको भाई उसके अंदर उसके कारण उत्पन्न होती हैं आवेशों के कारण, भंवर धाराएं उसको घुमाता रहता है। ठीक है, भंवर धाराएं, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो मैग्नेटिक से रिलेटेड, भाई इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि 9 मीटर औसत त्रिज्या रेडियस दे रखा है। ठीक है, R इक्वल टू ये R दे रखा है। ठीक है,
ठीक है। एक टॉयराइड में 100 मोड मतलब कि 100 बार ऐसे 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 घुमाया गया था, ऐसे ऐसे, ये 100 बार घुमाया गया है। इनमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें जो है 5 एम्पियर की धारा I इक्वल टू 5 एम्पियर 0.5 एम्पियर प्रवाहित हो रहा है। टॉयराइड के अंदर, केंद्र के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र इस पे क्या होगा, यानी बी की वैल्यू, सॉरी बी की वैल्यू क्या होगी। तो भाई बी की वैल्यू पता ही है, बी इक्वल टू मैंने बताया था, बी इक्वल टू क्या बताया था, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, म्यू नॉट एन आई बताया था। म्यू नॉट की वैल्यू पता ही है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए एन थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करने लायक है। एन इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइड बाई एल होता है। एल पूरा ये सर्किट शेप में, सर्कुलर शेप में है, तो सर्कुलर का जो एल होता है वो 2 पाई आर शेप में हो जाएगा। ठीक है, और आर की वैल्यू कितना दे रखा है, 0.9 दे रखा है, तो यहाँ पे 0.9 रख सकते हैं। तो एन स्मॉल एन इक्वल टू ये हो जाएगा, एन की वैल्यू 100 अपॉन 2 पाई इंटू 0.9, ये है आपका 0.9 दे रखा है। ठीक है, तो इसको 0.9 लिख लेते हैं, ये आपका 0.9। ओके, इसको यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं और इसकी वैल्यू भी रखेंगे। तो बी इक्वल टू देखिए क्या होता है, बी इक्वल टू इसका होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। इसकी वैल्यू ये आई है, एन की वैल्यू 100 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 0.9, और आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, आई 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये 0.5 एम्पियर। सॉल्व करते हैं, 2 पाई से ये मैंने काट दिया 2 टाइम्स में। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 10 होगा, 10.1.0 लगाएंगे तो वही 1 हो जाएगा। तो ये 1 इंटू 10⁻⁷ और ये 100 को भाई कर सकते हैं, भाई 100 था तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 0.9 है वहाँ से हम लोग ये पॉइंट हटाकर इसको 1000 बना सकते हैं। ठीक है, 1000 हो गया डिवाइड बाई 9। ठीक, इसको कट कर लेते हैं, तो इसको कट करेंगे, 2 0 इसमें ऐड कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। तो बी इक्वल टू इसको कट करेंगे 9 को। ठीक है, तो आएगा 1 पॉइंट, ये 1 टाइम्स में गया, फिर 1 बचेगा, फिर 1 बार लेंगे 1 बचेगा, 1 1 1 आता रहेगा। 2 0 हम लोग इसके साथ कंपेरिजन यानी सॉल्व कर लेंगे तो 1.11 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.11 इंटू 10⁻⁵। ठीक, इतना टेस्ला हो जाएगा। ठीक, 1.11 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ये ऑप्शन नंबर C3 जो है करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग देखते रहेंगे भाई, खुद से करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है, बोल रहा है कि नीचे दिए गए एक सर्किट में वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी, यानी ये वोल्टमीटर है, इसकी रीडिंग बतानी है, कितनी बता रही होगी वहाँ पे। तो देखिए जितनी इसकी रीडिंग होगी इसकी भी उतनी ही रीडिंग होगी। ठीक है, और टोटल इन दोनों की रीडिंग मिला के और इसकी रीडिंग मिला के दोनों को जोड़ेंगे तो ये 50 वोल्ट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो पहले इसकी रीडिंग निकाल लेते हैं, इसका वोल्टमीटर में कितना बता रहा है। इसका अगर पता चल गया तो इस 50 में से इसको घटा देंगे तो ये दोनों का पता चल जाएगा, इसमें भी उतना होगा, इसमें भी इतना ही होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इक्विवेलेंट मतलब टोटल प्रतिरोध जितना रेजिस्टेंस है पूरा कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा 300 और 600 ओम जो प्रतिरोध हैं वो आपस में समांतर क्रम में है, तो उसको समांतर क्रम में सॉल्व कर लेते हैं। 1/R इक्वल टू 1/600 प्लस 1/300। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/R इक्वल टू 600 300 को सॉल्व करेंगे तो इसका एल्शियम 600 ही आएगा। ठीक है, और ये 1 टाइम्स प्लस ये 2 हो जाएगा, एल्शियम लेंगे तो, और इसको सॉल्व करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/600। इसको कट कर दिया मैंने। ठीक है, 200 बार में, तो 1/R इक्वल टू हो जाएगा 1/200। ठीक, अब इसको पलटेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 200, और ये 200 टोटल आ गया, ये 200 हो गया और ये भी 200 है, तो दोनों श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में होता है तो R इक्वी क्या आता है भाई, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी 200 प्लस 200 ये वाला और प्लस 200 ये वाला। ठीक है, ठीक, इसको जोड़ देंगे टोटल हो गया 400 कुल प्रतिरोध आ गया। ठीक,
अब इसका आई कितना धारा है भाई, धारा कितनी जा रही है, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर, आप लोग ने पढ़ा ही होगा। ठीक, वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू 50 है। ठीक है, आर की वैल्यू 400 है। ठीक है, इसको आपस में कट करते हैं तो 5 8 40 हो जाएगा, यानी आई इक्वल टू 1/8। इतने एम्पियर की धारा जा रही है इसमें करंट। ठीक है, इसमें करंट जो हो रहा है 1/8 एम्पियर की धारा उसमें प्रवाहित हो रही है। अब इसके लिए विभवांतर कितना हो रहा है उसको निकाल लेते हैं, तो 50 में से उसको माइनस कर देंगे, इसका भी आ जाएगा। ठीक है, तो V इक्वल टू भाई V इक्वल टू आई आर होता है, आई आर। रेजिस्टेंस का 200 है तो I की वैल्यू 1/8, ठीक, इंटू 200, कट करेंगे इसको 25 टाइम्स में, तो यानी जो V 2000 का जो विभवांतर आ गया, 200 का जो विभवांतर आ गया, इसका विभवांतर हमारा आ गया 25 वोल्ट। अब 50 में से 25 माइनस करेंगे तो इसका भी 25 हो जाएगा। ठीक, तो जो वोल्टेज का वोल्टेज जो था ये भी उसका निकालेंगे तो 50 माइनस का 25 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा कितना 25 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, कैलकुलेशन आप लोग अपनी कॉपी से करते रहेंगे तो शायद बेटर समझ में आए। ठीक, यहाँ पे भी ठीक ठाक ही हो रही है। ठीक, ओके। ऑप्शन नंबर भाई क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, बोल रहा है 300 माइक्रोकुलाम के आवेश को दो भागों में Q1 Q2 में विभाजित करना है। ठीक है, ठीक, और बोल रहा है कि इन दोनों को विभाजित करने के बाद 2 सेंटीमीटर दूरी पर निर्वात में रख दिया जाता है, तब Q1 तथा Q2 के किस मान के लिए उसके बीच बल अधिकतम होगा। ठीक, Q1 तथा Q2 के बीच उसमें अधिकतम बल कब होगा। ठीक, तो अधिकतम बल के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, या बल कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो पहले इस हमको जो गिवन है वो थोड़ा नोट कर लेते हैं। बोल रहा है कि Q1 प्लस Q2, बोल रहा है कि Q1 और Q2 को मतलब Q1 Q2 में भागा गया, तो मतलब कि Q1 प्लस Q2 इन दोनों को इक्वल टू 300 होगा ही, दोनों को जोड़ने पे 300 आएगा ही नहीं भाई, माइक्रोकुलम आएगा इतना। ठीक, अब Q1 की वैल्यू अगर निकालनी हो या Q2 की वैल्यू निकालनी हो तो Q2 इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ क्या कि 300 माइनस Q, इसको Q1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो भाई मैक्सिमम बल होना चाहिए, तो पहले बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल F इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, तो Q1 की वैल्यू Q1 ही है और Q2 की वैल्यू हम लोग रख देते हैं यहाँ पे 300 माइनस Q1। ठीक है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर यानी 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 4 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ये पूरी वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट हो गई है। भाई इसका अधिकतम मान के लिए दोनों पक्षों का जो क्या करते हैं हम लोग अवकलन करते हैं। ठीक, तो इसका अवकलन पहले कर देते हैं। ठीक, जो कांस्टेंट वैल्यू हो चाहे तो हम लोग साइड में हटा सकते हैं बराबर लिख के। ठीक, तो F इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अंदर, तो इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 9 कर सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इंटू Q1 के अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 300 Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएट यानी अवकलन करते हैं दोनों पक्षों का, तो अवकलन करेंगे तो DF बटा के DQ1 इक्वल टू, ये पूरा कांस्टेंट है तो साइड में रहेगा। ठीक है, ये मैंने इसको पूरा कांस्टेंट K ले लिया। ठीक है, इसको K ले लिया। ठीक, अब इसका अवकलन कर देते हैं तो 300 Q1 का अवकलन करेंगे, Q1 के सापेक्ष किए हैं तो Q1 भाई पता है डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला dx डिवाइड बाई dx होता है, इसका अवकलन करते हैं तो 1 ही आता है, तो इसका Q1 के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 300 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये। ठीक, माइनस इसका करेंगे तो ये n पोर्शन जो होता है वो आगे आ जाता है 2Q1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये भाई अधिकतम बल होने के लिए जो dF/dq है वो 0 के इक्वल हो जाता है। ठीक, तो ये 0 के इक्वल हो गया, तो 300 माइनस 2Q1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। Q1 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो Q1 इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, काटेंगे तो 150 हो जाएगा। 150 जो है करेक्ट ऑप्शन है, और इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है नहीं हुए, यानी थोड़ी ऑप्शन में लिखने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 150। ओके, आप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है।